हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर फर्स्ट है। तो इसमें हम पहले जो वेव ऑप्टिक्स से जो रिलेटेड पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए, लाइट जो होती है उसके कुछ फिनोमेना जो हैं वो ओल्ड टाइम से दिए जाते हैं। जैसे आपका रिफ्लेक्शन लॉ, स्नेल लॉ, आपको याद होगा 9th-10th में पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन लॉ पढ़ा है ना, प्लेन मिरर से। स्नेल लॉ पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन का, म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, ठीक है ना। तो लाइट की जो थ्योरी है, और भी हैं फिनोमेना, बहुत सारे हैं। प्रिज्म का बिहेवियर है, लेंस का बिहेवियर है, ठीक है ना। तो ये जो ओल्ड थ्योरी है इसकी ऑप्टिक्स की, उसमें न्यूटन ने इनको पार्टिकल की तरह ट्रीट किया था, यानी लाइट जो है वो पार्टिकल्स हैं, ठीक। और उनकी जो ओल्ड थ्योरी है वो एक कॉर्पस्कुलर थ्योरी है, ओल्ड टाइम से चली आ रही, ठीक है। पहले जो पुराने में फिजिक्स पढ़ाते थे उसमें वो यही थ्योरी, जो पार्टिकल नेचर है लाइट का, उसी से रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और भी जो फिनोमिना है, लेंस का बिहेवियर है, प्रिज्म का बिहेवियर है, वो सभी डिस्कस किए जाते थे, ठीक है। उन्होंने, न्यूटन ने अपनी मैकेनिक्स उसमें लगाई थी, वही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और ये सब। लेकिन बहुत सारे फिनोमिना ऐसे थे कि जो उनकी थ्योरी में कंट्रोवर्शियल थे, वो ठीक से डिस्क्राइब नहीं होते थे, ठीक है ना। हाँ हाँ। तो क्या हुआ कि इसमें बाद में जो न्यूटन के टाइम पर ही जब ये थ्योरी चल रही थी, तो जो ह्यूजेंस है, ह्यूजेंस ने अपनी वेव थ्योरी को रिप्रेजेंट किया था, ठीक। उनकी वेव थ्योरी 100 ईयर तक करीब जो है वो नहीं आई फिनोमिना में, क्योंकि उस पर लोगों ने बिलीव नहीं किया, ठीक। न्यूटन की थ्योरी चलती रही। लेकिन कुछ फिनोमिना ऐसे हुए ऑप्टिक्स में हैं कि जैसे इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, वो बिना वेव नेचर के उनको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। तो तब इनकी थ्योरी थोड़ा हाईलाइट हुई, ठीक है। ह्यूजेंस ने अपनी थ्योरी में सक्सेसफुली एक्सप्लेनेशन किया है रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, इंटरफेरेंस का, ठीक है ना, सभी एक्सप्लेनेशन किए हैं, ठीक। बाद में कुछ फिनोमिना ऐसे हुए कि उसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है, उनको वेव नेचर से डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। तो फिर लोगों ने न्यूटन की जो पार्टिकल नेचर था, थ्योरी थी, उसको थोड़ा सा बिलीव किया कि नहीं, लाइट जो है पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। बहरहाल इसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और वो है, उसमें आपका जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है, उसके बेसिस पर उन्होंने पार्टिकल की तरह उसको लेकर लाइट के, और आपको याद होगा कि थ्योरी में, प्लैंक थ्योरी में, वो लाइट को एनर्जी के बंडल मानते हैं, जिनको आपने प्लैंक थ्योरी पढ़ी होगी। उसी के बेसिस पर आपने इनको डिस्क्राइब किया उन्होंने, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को, जिसे आप फोटॉन बोलते थे, ठीक है ना, जो पार्टिकल है उनको। समझ रहे हैं ना बात को। तो जो ह्यूजेंस की जो थ्योरी है, उसमें उस समय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ठीक। और चूंकि लाइट आपको अब मालूम है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो जो उन्होंने उस समय मैकेनिकल वेव थी, जो कि 11th में हम पढ़ते हैं लास्ट में, तो मैकेनिकल वेव के बेसिस पर उन्होंने उसका डिस्क्रिप्शन किया था, यानी डिटेल में उसका थ्योरी को डिस्क्राइब किया। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में और मैकेनिकल वेव में जो एक बेसिक फ़र्क है, एक तो ये है कि मैकेनिकल वेव बिना मीडियम के प्रोपोगेट नहीं हो सकती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बिना मीडियम के भी प्रोपोगेट हो जाती है, सन से रेज चली जाती है यहाँ तक। इसके लिए इन्होंने क्या किया, ह्यूजेंस ने एक हाइपोथेटिकल मीडियम का एजम्पशन किया, जिसको उन्होंने नाम दिया था इथर, कि पूरे यूनिवर्स में एक जो है, जहाँ एयर के पार्टिकल नहीं है वहाँ भी इथर है, और उसके जो है ड्यू टू जो है वो लाइट वहाँ पर प्रोपोगेट होती है, क्योंकि ईएम वेव्स का इन्वेंशन ही नहीं था, और मैकेनिकल वेव के प्रोपोगेशन के लिए ज़रूरी था मीडियम को मानना। तो उन्होंने एक मीडियम जो था वो हाइपोथेटिकल एज्यूम कर लिया, ठीक है ना। तो ह्यूजेंस ने अपनी थ्योरी में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और बिहेवियर, लेंस, प्रिज्म के, इनका सभी का वो किया है, डिटेल में डिस्क्राइब किया इनको, ठीक है ना। उनमें से कुछ आपके सिलेबस में है, जिसमें रिफ्लेक्शन लॉ और रिफ्रैक्शन लॉ सिलेबस में है, ठीक है ना। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनकी थ्योरी मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में भी एप्लीकेबल होती है, ठीक है ना।
तो उनका एक अपना डिस्क्राइब करने का मेथड है, वहाँ उसका कॉज है या उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो आप हेडिंग डालें यहाँ पर ह्यूजेंस प्रिंसिपल। इसके पहले आप नोट करें कुछ और, पहले तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट डालें, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और उसके नीचे फर्स्ट पॉइंट लिखें वेव फ्रंट डालें, हेडिंग वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। आप एक बेसिक बात को समझ चुके होंगे कि ह्यूजेंस ने जो है वेव फ्रंट, FRONT, कि आप ये बात बेसिक समझ गए होंगे कि ह्यूजेंस ने जो वेव थी, जो उनको मैकेनिकल वेव मानकर डिस्क्राइब किया लाइट को, ठीक है ना। और होती क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो जरा यहाँ समझने की कोशिश करें कि वेव फ्रंट क्या है। जैसे मान लीजिए एक लाइट का सोर्स ले लें, आप देखिए पॉइंट सोर्स ले लें, ओके, यहाँ से देखें ध्यान से, ये तो हमारा लाइन सोर्स कहलाता है, ठीक। पॉइंट सोर्स ले लें, पॉइंट सोर्स का मतलब जैसे कोई स्फीयर है, उसके सेंटर पर ले लो कि पॉइंट रखा हुआ है, ठीक। उससे जो रेज निकल रही होंगी लाइट, वो एक फिक्स डिस्टेंस के बाद जो वेव्स निकलेंगी, अगर उनके हम सारे पॉइंट को मिला दें तो क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा ना। अगर आप प्लेन की बात करें तो जरा ध्यान देना कि जैसे मान लीजिए ये पॉइंट सोर्स है, ठीक, इससे अगर हम r डिस्टेंस पर सभी पॉइंट को मिला दें तो क्या बना, ये क्या बना, सर्किल बन गया। लेकिन 3D में ये क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा। इसका जो लोकस होता है, लोकस का मतलब इस पर पहले एक बात ध्यान देना, इस पर जितने पॉइंट होंगे उनके फेज सेम होंगे। फेज वर्ड का मतलब समझते हैं ना, फेज मतलब समझते हो ना, ठीक है। जैसे मान लो कि हम एक रफ यहाँ पर बना के दिखा रहे हैं डायग्राम, जैसे ये वेव यहाँ से ये निकली, ठीक, एक हमने वेव यहाँ से ये ऐसे दिखा दी। अब इनके ये पॉइंट हम जो है मिलाते चले जाएं सब एक, तो अगर ये क्रेस्ट है तो यहाँ भी क्रेस्ट होगा, यहाँ भी क्रेस्ट होगा, यहाँ भी क्रेस्ट होगा, यहाँ भी क्रेस्ट होगा। अब समझ में आ रही ना बात। जैसे ये पॉइंट सोर्स है, इससे 3D में चारों तरफ वेव निकल रही हैं, उनके सारे पॉइंट जो सेम फेज में हैं उनको मिला दो। समझ गए ना। फेज का मतलब आप समझ गए होंगे, जैसे ये कोई वेव बनी हुई है, ठीक, और देखिए अभी समझ जाएंगे, एक वेव ये है, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम फेज में है। वैसे कितना फेज है इस पॉइंट का, π/2, ये 2 पाई, ये पाई और ये पाई, और टाइम पीरियड से भी दिखाते हैं, ये t, ये t/2 और ये t/4। आप समझ में आ गई आपके बात ना, कि इसका जो फेज है वो इसका फेज भी है। यहाँ पर फेज पाई है तो यहाँ भी फेज पाई है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, तो फेज का मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक। तो अगर कोई पॉइंट सोर्स है और उससे बहुत सारी वेव्स निकल रही हैं, उनके हम सभी पॉइंट मिला दें जिनके फेज सेम हो, उनका जो लोकस है वो वेव फ्रंट कहलाता है। आगे बात समझ में। तो अगर पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल, ठीक। हाँ, एक वाटर का जो सरफेस होता है उस पर जो मैकेनिकल वेव्स बनती हैं, उनका फेज अगर मिलाते हैं तो वो सर्कुलर होता है, क्योंकि वाटर के सरफेस पर बनेंगी तो वो सर्कुलर होंगी। समझ गए। लेकिन हम यहाँ ऑप्टिक्स की स्टडी कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर पॉइंट सोर्स का अगर आपको लोकस पूछा जाएगा वेव फ्रंट का, तो क्या बनेगा, स्फेरिकल बनेगा, ठीक। ठीक उसी तरह से अगर लाइन सोर्स है, आप बताओ क्या बनेगा, इससे वेव ऐसे निकलेंगी, सारे पॉइंट मिला दो, सिलिंड्रिकल। समझ में आ गई ना बात, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। तो जरा वेव फ्रंट की डिफिनीशन नोट करें। देखिए, द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स, द लोकस ऑफ all the particles of medium, the locus of all the particles of the medium which at any instant vibrating in the same phase, which at any instant vibrating in the same phase is called wave front, is called wave front। नेक्स्ट पैरा में लिखना, ये वेव फ्रंट की डिफिनीशन हो गई। डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ सोर्स, डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट,
नहीं, आप अब 3 टाइप्स के होते हैं, उनको लिखाने जा रहे हैं। आपने ऊपर डिफिनीशन नोट कर ली, नीचे लिखिए डिपेंडिंग ऑन द शेप ऑफ सोर्स ऑफ लाइट वेव फ्रंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। वेव फ्रंट कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरह के वेव फ्रंट हैं। नंबर 1 लिखें स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट। स्फेरिकल वेव फ्रंट लिखिए व्हेन ए सोर्स ऑफ लाइट, व्हेन ए सोर्स ऑफ लाइट इज ए पॉइंट सोर्स, व्हेन ए सोर्स ऑफ लाइट is a point source, wave front is a sphere with center at the source, with center at the source। तो बिल्कुल ठीक से बनाना। ये स्फेयर है, सेंटर पर पॉइंट सोर्स रखा हुआ है। ये है आपका, यहाँ लिख देना पॉइंट सोर्स, और यहाँ पर ये सोर्स रख दिया, और ये जो बन रहे हैं ये वेव फ्रंट है। चाहे जितने बनाओ, 1 बनाओ, 2 बनाओ, 4 बनाओ, कितने होंगे वेव फ्रंट? अगर ये पॉइंट सोर्स है, इनफाइनाइट होंगे स्पेस में। हाँ, तो सब कॉन्सेंट्रिक हैं। सेंटर उसका क्या है? सोर्स है लाइट का। ये पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट है। ये वेव फ्रंट स्फेरिकल है, वेव फ्रंट। और जो रे होती है वो इसके ठीक 90 डिग्री पर ऐसे जाएगी। ये रे है। रे आपको मालूम भी है, यहाँ सोर्स से चलेगी तो ठीक 90 डिग्री पर होगी। एरो ठीक से लगाना रे में। तो पॉइंट सोर्स है, रे भी लिख देना, और स्फेरिकल वेव फ्रंट हमने यहाँ रे लिख दिया है। दो सर्किल बना दें। 3D में भी फिगर बना देते हैं, थोड़ा टिपिकल बनता है 3D में जो है, वैसे रे बनाकर। स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट लिख देना। ठीक, डॉटेड बनाए ना, उससे कोई फर्क नहीं है, मतलब वेव फ्रंट जैसे ही बना लो। अगर डॉटेड बनाए तो पूरा बनाना, डॉट नहीं वहाँ कहीं लगा हुआ है, ठीक है ना। हमने पहले बनाया था, फिर उसे डार्क कर दिया, ये नहीं तो तुम उसमें डॉटेड लाइन भी दिखा दो। ठीक है, समझ गए ना बात को? ठीक, सेकंड पॉइंट लिखा है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट देखिए व्हेन ए सोर्स ऑफ लाइट, व्हेन ए सोर्स ऑफ लाइट इज ए लिनियर। लिनियर का मतलब समझ गए, जैसे हमारा ये पेन है, ये आपका लिनियर वेव फ्रंट है। ठीक, ये समझ गए ना। व्हेन ए सोर्स ऑफ लाइट इज ए लिनियर, जैसे लाइट की स्लिट भी कर सकते हैं, पेपर में एक स्लिट काट दो लाइट की, तो लिनियर सोर्स बन गया। रॉड है, लिनियर सोर्स है। ठीक, लिखिए ऑल द पॉइंट्स, all the points equidistance, all the points equidistance। आपने हेडिंग डाली सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, उसके बाद लिखें व्हेन ए सोर्स ऑफ लाइट इज ए लिनियर, all the points equidistance from the source, all the points equidistance from the source lie on a cylinder, lie on a cylinder, hence wave front is a cylindrical, and wave front is cylindrical। इधर देखो, ये हमारा जो ये लाइन सोर्स है, सेंटर पर जो रखा हुआ है। ठीक, रे ऐसे जाएंगी, ध्यान दें, ये रे इधर को,
90 डिग्री पर रे, और ये वेव फ्रंट है सिलिंड्रिकल। बोर्ड में आता है डायग्राम इनके, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। यहाँ पर डायग्राम में जो है ये आपका रे आप समझ गए होंगे, 90 डिग्री पर रे निकलेंगी, ठीक है ना। ये आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, ये रे हो गया, और ये लाइन सोर्स है। यहाँ पर लिख देना एरो लगा के, लाइन सोर्स, और अलग से भी नीचे लिख सकते हैं अगर लाइन सोर्स। तो अगर लाइन सोर्स होगा तो वेव फ्रंट सिलिंड्रिकल बनेगा। नहीं, ये है पेन की तरह रखा हुआ ये, नहीं वो ऊपर वाला पार्ट जो है पॉइंट सोर्स नहीं है। ये एक तरह से होता क्या है कि थ्योरी में जो हम आइडियल लेते हैं ना, तो ये लॉन्ग है इनफाइनाइट, समझ लो, बनाया इतना ही जाएगा, ठीक है ना। वहां से क्या होगा, जैसे ये है तुम्हारा, देखिए अब इतना है तो रे तो हम यहीं से लेंगे ना, और या रे ऐसे निकलेंगी ऐसे करके चारों तरफ, वेव फ्रंट ऐसे निकलेगा। अगर रे की आप बात करेंगे ना, तो यहाँ से ये ऐसे करके रे निकलेंगी चारों तरफ, ये निकलेंगी ना ऐसे करके, यहाँ ये रे होंगी जब ऐसे प्लेन में, ठीक है। नहीं बनाना, जरूरत नहीं इनको बनाने की रे, ठीक है ना। मेन चीज है हमको वेव बना दो, बनाना है तो मेन चीज हमें वेव फ्रंट दिखाना है यार। रे 90 डिग्री पर होंगी, आपके समझ में आ गई बात। तीसरा लिखें प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट। देखिए प्लेन वेव फ्रंट क्या होता है, देखें जैसे ये मान लीजिए या तो पॉइंट सोर्स हो या लाइन सोर्स हो, दो में से कोई भी चीज हो। जैसे सन है, वैसे तो पॉइंट सोर्स है, लेकिन बहुत दूर से जो रेज आ रही हैं वो ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से वो रे पैरेलल हो जाता है। बात समझ गए ना, इसलिए जो है वो वहां पर प्लेन वेव फ्रंट बनेगा जब रे पैरेलल होंगी। क्योंकि अभी नोट करा रहे, देखो लिखिए प्लेन वेव फ्रंट, लिखिए व्हेन पॉइंट सोर्स और लिनियर सोर्स, व्हेन पॉइंट सोर्स और लिनियर सोर्स, आपने लिखा नहीं अभी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, देखिए व्हेन पॉइंट सोर्स और लिनियर सोर्स ऑफ लाइट is at very large distance, when point source or linear source of light is at very large distance, a small portion of spherical or cylindrical wave front, a small portion of spherical or cylindrical wave front appears to be a plane, appears to be a plane. Such a wave front is called, such a wave front is called plane wave front. देख लो ये रेज आ रही हैं, ये सब पैरेलल हो गई, और ये आपका प्लेन वेव फ्रंट बन गया। ये रे हैं, और ये जो हमने ब्लैक से बनाया है ये प्लेन वेव फ्रंट है। आ गई बात समझ में, रे पैरेलल और वेव फ्रंट जो है तो बहुत दूर से अगर पॉइंट सोर्स रखा होगा या लाइन सोर्स भी बहुत लार्ज डिस्टेंस पर रखा है, तो जो लाइन होगी, जो रेज होगी वो पैरेलल होंगी। उनके 90 डिग्री पर, रेज के 90 डिग्री पर वेव फ्रंट है। ये समझ में आ रहा है बात, ठीक है ना। तो ये जो वेव फ्रंट बनेगा ये प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट। नेक्स्ट हेडिंग डालें रेज, रेज की डिफिनीशन लिखा है। रेज लिखिए ए लाइन ड्रॉन, ए लाइन ड्रॉन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, अ लाइन ड्रॉन नॉर्मल टू द वेव फ्रंट। ये लाइन नॉर्मल है वेव फ्रंट के, रे और वेव फ्रंट 90 डिग्री पर। ए लाइन ड्रॉन
normal to the wave front, represent the path, represent a line drawn normal to the wave front represents the path or a ray of light, or a ray of light energy flows along the rays. A ray of light energy flows along the rays. लाइट एनर्जी जो है वो रेस के अलॉन्ग में फ्लो हो रही है, ठीक है ना। इसमें आप कुछ पॉइंट्स नोट कराएंगे। पहले लिखिए फर्स्ट पॉइंट, लिखिए द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। और बोर्ड के लिए ध्यान रखना, फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द वेव फ्रंट। The phase difference between any two points on a wave front is कितना होगा? 0, क्योंकि सेम फेज में है सभी। पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट, फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन ए वेव फ्रंट इज 0, क्योंकि वेव फ्रंट के सभी पॉइंट्स सेम फेज में हैं, इसलिए उस पर जो फेज डिफरेंस होगा वो 0 होगा, चाहे वो स्फेरिकल हो और चाहे आपका सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट हो, चाहे प्लेन, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि वाटर के सरफेस पर बहुत क्लियर समझ में आता है वेव फ्रंट, कि वहाँ पर अगर आप कोई पार्टिकल डालें, ठीक, तो वाटर के सरफेस पर आपने पढ़ा भी है 11th में कि ऐसे करके वेव्स निकलेंगी, उनके सभी सेम फेज के पॉइंट को मिला दें तो वहाँ पर सर्किल बनेगा। लेकिन वहाँ पर सर्कुलर वेव फ्रंट लिख के नहीं आना, क्योंकि हम लोग यहाँ ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर 3D में होगा, इसलिए 3 ही वेव फ्रंट है यहाँ पर, ठीक है ना। आप हाँ नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, लिखिए एज ए वेव फ्रंट इज प्रोग्रेसिव, एज ए वेव फ्रंट इज प्रोग्रेसिव, वेव फ्रंट धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। वेव फ्रंट इज ए प्रोग्रेसिव, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव, द एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव एट ए डिस्टेंस r is given by, the amplitude of a wave at a distance r is given by यहां पर हम एम्पलीट्यूड और इक्वेशन दोनों दिखाएंगे आपको। लिखिए पहला, फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट, पहला लिखें फॉर स्फेरिकल वेव फ्रंट। देखिए जरा यहाँ समझने की कोशिश करना बात को, जैसे ये पॉइंट सोर्स है, ठीक, वेव की जो इक्वेशन है वो y इज इक्वल टू, ये एम्पलीट्यूड हमने ले लिया है नॉट, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स होती है। फिलहाल हम यहाँ पर इस पर नहीं जा रहे हैं डिटेल में, आप एज इट इज नोट करें, लेकिन y डिस्प्लेसमेंट है और a क्या है, एम्पलीट्यूड है। ये इक्वेशन हमारे सोर्स की है, इक्वेशन ऑफ वेव एट सोर्स। जो सोर्स होगा आपका, ये वेव की इक्वेशन जनरल है, सभी के लिए होती है, और ये मैकेनिकल की भी है, ध्यान रखना। नहीं हाँ, वो तो हम टॉपिक लिखा रहे हैं, अभी सिलिंड्रिकल के लिए लेंगे तब भी यही वेव है। वेव ये कॉमन है, आप ध्यान रखें, वेव कॉमन ही नहीं है, ये मैकेनिकल वेव के लिए भी है इक्वेशन, और ध्यान दें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसका ये मैकेनिकल वेव्स के लिए भी है और ईएम वेव्स के लिए भी इक्वेशन है, ध्यान रखना। ये जनरल इक्वेशन है वेव की, y इज इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। नोट किया, ये सोर्स की जो है वो हमने लिखा कि लिख दिया ऊपर, इक्वेशन ऑफ वेव है एट ए सोर्स पर कितनी होगी, ठीक। यहाँ पर ध्यान दें, मान लीजिए I जो है वो इंटेंसिटी है, I इंटेंसिटी एट सोर्स है, और I डैश जो है वो इंटेंसिटी एट
एनी पॉइंट आर पर है, यहाँ पर इंटेंसिटी, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। आई इंटेंसिटी है लाइट की सोर्स पर, और आई डैश या I1 आई डैश ली है, इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस आर है। ठीक, इंटेंसिटी डिस्टेंस के साथ डाउन होगी, आई डैश इज इक्वल टू होगा I/4πr², क्योंकि ध्यान दें पूरे का स्फीयर का एरिया कितना होगा 4πr²। ठीक, अब ध्यान दें इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। इंटेंसिटी आई प्रोपोर्शनल टू होता है एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। ये थ्योरी हम यहीं लिखा रहे हैं, अगले में हम डायरेक्ट लिखेंगे सिलिंड्रिकल। आई इंटेंसिटी सोर्स पर है, आई डैश इंटेंसिटी है एट एनी पॉइंट आर, यहाँ पर इंटेंसिटी, यानी यहाँ इंटेंसिटी आई है, यहाँ इंटेंसिटी आई डैश है। समझ में आ गई बात? समझना जरूर साथ साथ। आई डैश होगा I/4πr², इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। लिखते जाएं, क्योंकि हम ये जो इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ये मैकेनिकल वेव्स में पढ़ाया जाता है। बात समझ गए ना? और वहाँ पर यहाँ पर लर्न रखें आप, और ध्यान रखना वेव ऑप्टिक्स में इसका बहुत काम है आगे चैप्टरों में, इंटरफेरेंस, इसलिए आप लर्न रखें कि एम्पलीट्यूड जानते हो ना, ठीक है ना? तो हाँ, मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, तो बस ठीक है, आपने ऐसी पढ़ा है तो ध्यान रखो कि लाइट की जो इंटेंसिटी होगी वो एम्पलीट्यूड जो होता है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। हाँ, तो जरा यहाँ ध्यान देना कि जब इंटेंसिटी यहाँ पर जो है वो R², देखिए जो सोर्स पर एम्पलीट्यूड, जरा सुन ले बात, सोर्स पर जो है एम्पलीट्यूड है वो कितना है A0। ठीक, यहाँ इंटेंसिटी कितनी है I है, R डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी है आई डैश है, और यहाँ पर ये R² भी है, यहाँ फार्मूले में एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी, तो एम्पलीट्यूड इसका रूट हो जाएगा। रूट का मतलब कि आई डैश पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1/r हो जाएगा, क्योंकि R² का रूट लेंगे तो क्या आएगा R आएगा। समझ में आ गई ना? तो यहाँ पर लिखिए इक्वेशन ऑफ वेव एट डिस्टेंस R, ये इक्वेशन बनेगी A0/r sin ωt - kx, यानी कि जो नया एम्पलीट्यूड आएगा वो A0/r हो जाएगा। तो इतना सा ध्यान रखना कि स्फेरिकल में अगर सोर्स पर एम्पलीट्यूड A0 है तो R डिस्टेंस पर A0/r हो जाएगा। ये लॉजिक था देने का कि क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर R² होता है और एम्पलीट्यूड के ये स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, इसलिए यहाँ पर 1/r हो जाएगा। ये इक्वेशन हमने लिखा दी है कि जो, हाँ A डैश नहीं, हमने A0/r कर तो दिया है, नया एम्पलीट्यूड को A डैश लिख दी। बस इतना ही सा ध्यान रखें कि स्फेरिकल में ये A0/r हो जाएगा, बहुत है एम्पलीट्यूड, ठीक है ना? R हो जाएगा sin ωt - kx, अभी तो लिखा है sin ωt - kx। दूसरा जब स्फेरिकल वेव फ्रंट है। अब दूसरा लिखें सिमिलरली फॉर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, सिमिलरली फॉर सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अरे इक्वेशन R डिस्टेंस पर होगी, R डिस्टेंस पर एम्पलीट्यूड इतना हो जाएगा। वो भी स्फेरिकल की है, अगला नोट करें फिर बताएंगे बाद में। हाँ, अब आप लोग जैसे ये फार्मूला जो लिखा है आपने स्फेरिकल का, ठीक उसी तरह से अब सिलिंड्रिकल के लिए फार्मूला नोट करेंगे। तो सिलिंड्रिकल में जो आपका सोर्स होगा उसकी इंटेंसिटी अगर हम I ले लें, जैसे आपने लाइन सोर्स होता है सिलिंड्रिकल में, और ये आपका R डिस्टेंस पर हमें इंटेंसिटी निकालनी है, तो सोर्स पर जो है वो इंटेंसिटी I ले लें, यहाँ इंटेंसिटी I डैश ले लें। तो यहाँ पर I डैश क्या होगा, जैसे हमने स्फेरिकल में एरिया डिवाइड किया ना, उसी तरह से इसमें 2πrl कर्ड सरफेस का एरिया डिवाइड कर दिया। अब आपको मालूम है कि जो इंटेंसिटी है
वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि यहाँ जो एम्पलीट्यूड होगा वो 1/√r के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ r है, वहाँ क्या रहा था, आर स्क्वायर, तो रूट ले लिया तो वहाँ पर 1/r हो गया था। इसका मतलब कि जो अब यहाँ एम्पलीट्यूड नया होगा, जो सेंटर पर एम्पलीट्यूड है उसके अपान √r होगा। तो अब इक्वेशन क्या बनेगी, y = a डैश साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए डैश की वैल्यू पुटअप कर दें तो ये √r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अच्छी तरह से बात समझ लें, ये वेव इक्वेशन है हमारी, जो ओरिजिनल वेव इक्वेशन थी वो ये थी, y = a0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो थ्योरी ये है कि जो हमारा सोर्स है, लाइन में ये सोर्स है, ठीक, लीनियर सोर्स है, तो यहाँ पर वेव इक्वेशन ये वाली है, ठीक। तो r डिस्टेंस पर इक्वेशन क्या होगी और एम्पलीट्यूड क्या होगा, ओमेगा के टी माइनस के एक्स तो चेंज होगा नहीं, एम्पलीट्यूड चेंज हो जाएगा, इंटेंसिटी डाउन हो जाएगी डिस्टेंस के साथ, तो जो नया वेव इक्वेशन बनेगी वो ये वाली बनेगी और एम्पलीट्यूड इतना होगा। तो आप समझ गए होंगे कि एम्पलीट्यूड जो है यहाँ पर वो a0/√r हो जाएगा। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट में लेके फॉर प्लेन वेव फ्रंट, अगर आप प्लेन वेव फ्रंट देखेंगे तो वहाँ पर जो इंटेंसिटी है वो डिस्टेंस के साथ डाउन नहीं होगी, ठीक। तो इसलिए प्लेन वेव फ्रंट के लिए लिख दें, फॉर प्लेन वेव फ्रंट इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस, हेंस एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू r0। प्लेन वेव फ्रंट के लिए जो एम्पलीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल r⁻0 लगाएं। यहाँ पर जैसे √r है उसमें r है, यानी कि डिस्टेंस पर डिपेंड एम्पलीट्यूड नहीं करेगा, ठीक। फिर इसके बाद आप उसमें नोट कर लें, जो वेव फ्रंट हमने बनाए हैं उसमें आपका कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट, जैसे ये पॉइंट सोर्स है और इसमें से रे ये बाहर जा रही हैं ऐसे, और वेव फ्रंट ये बनेगा, ओके। तो यहाँ पर देखें, अगर यहाँ सोर्स है तो रे कैसी हो रही हैं, डाइवर्ज, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। ठीक इसी तरह से अगर रे ऐसे कन्वर्ज हो रही हैं, ये देखिए कन्वर्ज हो रही हैं, तब आपका जो वेव फ्रंट बनेगा वो यहाँ पर बनेगा, तो इसी तरफ स्फेरिकल वेव फ्रंट है, लेकिन ये कन्वर्जिंग है, ये लिखना डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट ऊपर वाला, और नीचे लिखना कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट। हाँ, ठीक इसी तरह से आप अगर मान लीजिए, जैसे कॉन्वेक्स लेंस का आपने पढ़ा होगा रे डायग्राम छोटे क्लासों में, ये मान लीजिए आपका कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ बनाते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। तो इसमें अगर आप रे डायग्राम बनाएंगे, ये रे आ रही है पैरेलल, नहीं दिख रहा है ना, अगर वेट होगा तो फिर नहीं, ठीक से ऑब्जर्व नहीं होता है। देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये रे हमारी आ रही हैं पैरेलल, इंसिडेंट रे ये आ रही हैं, ओके। अब ये रे हैं, ये रे आपको मालूम है कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं वो फोकस पर कन्वर्ज हो जाती हैं। अब ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये पैरेलल है, तो यहाँ पर जो वेव फ्रंट बनेगा वो प्लेन वेव फ्रंट, ये हमने बना दिया प्लेन वेव फ्रंट, शॉर्ट में लिख दिया, और यहाँ पर ये सेंटर पर फोकस हो रही हैं, तो इनका जो वेव फ्रंट होगा वो सेंटर की तरफ हमेशा, इसका जो सर्किल वाले जो स्फीयर ड्रा करेंगे, इनका सेंटर हमेशा जहाँ पर कन्वर्ज हो रही हो या डाइवर्ज हो रही हो, तो ये कौन सा वेव फ्रंट बन रहा है, ये रे कन्वर्ज हो रही है, एक कन्वर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट है। वेव फ्रंट बोर्ड में बनाने को आते हैं, इसलिए आप इसको ठीक से जो है वो ध्यान रखना। ठीक इसी तरह से मान लीजिए ये कॉनकेव आपका लेंस ले लिया, अब ये रे आ रही हैं पैरेलल, ये आपको मालूम होगा ये रे डाइवर्ज हो जाती हैं और ये पीछे बढ़ाने पर फोकस पर मिलती हैं, तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे हैं, यहाँ तो कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक। और यहाँ जो वेव फ्रंट बनेगा, देखिए सेंटर इस तरफ है, तो इसलिए इस तरह से बनाए वेव फ्रंट, ये ठीक, ये आपका
यहाँ से रे कैसी हो रही है, डाइवर्ज, तो ये डाइवर्जिंग स्फेरिकल वेव फ्रंट है। ओके, तो आप लोग एग्जाम में बना लेंगे, अगर कहीं पर वेव फ्रंट बनाने को आता है, रे डायग्राम दिया होगा, वेव फ्रंट बनाने को आएगा और पूछते हैं बोर्ड में, इसलिए आप ध्यान रखना वेव फ्रंट को कैसे बनाए जाते हैं। ठीक है, प्लेन मिरर में भी पूछ सकते हैं, स्फेरिकल मिरर है उसमें पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक, अब आप यहाँ पर लिखें, पहले एक डिफिनीशन नोट करें, वेवलेट्स। ऐसा है कि जो ह्यूजेंस प्रिंसिपल है उसमें उन्होंने ये बताया है कि जैसे ये पॉइंट सोर्स आपका है और इससे जो रे निकलेंगी आपकी, आप वेव फ्रंट बनाएंगे, वेव फ्रंट का एक एक पॉइंट नए सोर्स का काम करता है। ठीक, उनसे जो नई वेव्स निकलती हैं उनको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। तो आप अलग से एक डिफिनीशन भी नोट कर लें वेवलेट्स की। लिखिए, एवरी पॉइंट ऑन ए गिवन वेव फ्रंट कैन बी रिगार्डेड as a source of secondary waves. These secondary waves are called wavelets. Every point on a given wave front can be regarded as a source of secondary waves. These secondary waves are called wavelets. अब आप हेडिंग डालें ह्यूजेंस प्रिंसिपल और उसमें पॉइंट नोट करें। फर्स्ट पॉइंट देखिए, each point of the given wave front acts as a source of secondary wavelets. Each point of the given wave front acts as a source of secondary wavelets. These wavelets are spherical, क्योंकि वेव फ्रंट पर हर पॉइंट नए सोर्स का काम कर रहा और वो पॉइंट सोर्स है, इसलिए स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगी वहां पर। These wavelets are spherical and travel with speed of light. जैसे ओरिजिनल सोर्स से लाइट निकलती है, स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, वैसे वो भी स्पीड ऑफ लाइट से चलेंगी। सेंड्स डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शन इन ए सिमिलर मैनर एज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट डज। ठीक, अब लिखा सेकेंड पॉइंट, द न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट, द न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट एट एनी इंस्टेंट इज द एनवलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट दैट इंस्टेंट। यानी जो नई पोजीशन वेव फ्रंट की हम निकालेंगे, तो एनवलप का मीनिंग यहाँ टेंजेंट से है, वो अभी हम आपको बनाकर दिखाते हैं। तो टेंजेंट डालेंगे उस पर और उससे फिर नई पोजीशन वेव फ्रंट की पता करेंगे। थर्ड पॉइंट लिखें, फॉरवर्ड एनवलप ऑफ द सेकेंडरी वेवलेट्स एट एनी इंस्टेंट गिव्स द न्यू वेव फ्रंट। थोड़ा डायग्राम बनाने से और क्लियर होगा, अभी बनाते हैं। Forward envelope of the secondary wavelets at any instant gives the new wave front and wave front is propagated parallel to itself. यानी जो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा, आगे जितने भी वेव फ्रंट बनेंगे वो सब पैरेलल होंगे, चाहे प्लेन हो चाहे स्फेरिकल हो। ठीक, और एनवलप फॉरवर्ड भी होगा, एक बैकवर्ड भी होगा। बैकवर्ड इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है। आप 3 पॉइंट इनको लिख सकते हैं ह्यूजेंस प्रिंसिपल में। एक पॉइंट हम और नोट करा रहे हैं, लिखिए, इन होमोजीनियस मीडियम, यानी कि मीडियम का प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी सब एक जैसा हो, द वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। यानी जो वेव फ्रंट होगा, जिधर वेव प्रोपोगेट होगी उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगा। वो आपने देख लिया रे डायग्राम की, रे हमेशा 90 डिग्री पर होती हैं, जिधर वेव फ्रंट के 90 डिग्री पर। ओके, अब आप नीचे हेडिंग डालें एक्सप्लेनेशन, और देखिए कैसे उसको हम दोनों में हम आपको बनाकर दिखा रहे हैं, एक प्लेन में भी और एक स्फेरिकल में भी। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर एक वेव फ्रंट बना रहे हैं हम। ओके, देखिए ये हमने आपका किसी इंस्टेंट पर वेव फ्रंट ले लिया। ठीक, अब इस वेव फ्रंट पर उन्होंने बोला है, आप एक एक पॉइंट को ह्यूजेंस प्रिंसिपल के चेक कर लेते हैं कि इसका एक एक पॉइंट नए सोर्स का काम करता है। तो इस पर कुछ पॉइंट आप एज्यूम कर लें और इसको बना के लिखना, वैसे कम आता है ये चीज़, ये ABCD कुछ भी पॉइंट डाल लें। ये हमारा वेव फ्रंट हमने ले लिया, ये ओरिजिनल वेव फ्रंट है। ठीक, अब या कोई भी जो वेव प्रोपोगेट हो रही है उसका एट एनी इंस्टेंट ये जो है वेव फ्रंट है। ठीक, अब T टाइम के बाद इस वेव फ्रंट की पोजीशन हमें निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, हमें r डिस्टेंस पर पोजीशन मालूम करनी है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू आपको मालूम वेलोसिटी इनटू टाइम होता है। तो जो डिस्टेंस r होगी
जहाँ पर हमें वेव फ्रंट कैलकुलेट करना है, आफ्टर टाइम टी निकालना है। वैसे वेलोसिटी लाइट की सी लेंगे और टी टाइम लेंगे, यानी टी टाइम के बाद जो नया वेव फ्रंट होगा वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। देखिए कैसे बनाएंगे, इसको सेंटर मानकर और सी टी रेडियस से, ये रेडियस का काम करेगा, यहाँ रेडियस नोट कर दे रहे हैं हम आपको, रेडियस होगा सी इंटू टी, इससे यहाँ स्फेयर ड्रा करेंगे, ये स्फेयर बनाए हैं ये, ठीक। और इसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रा कर दें, वही एनवलप वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक। कंफ्यूज ना होके आराम से इसको जो है, इस पर देखिए हमने एक टेंजेंट डाल दिया, ये एनवलप है जो टेंजेंट डाला है, समझ गए ना। अब जो ये पोजीशन बनी आपकी ए डेस और बी डेस, ये न्यू वेव फ्रंट है आफ्टर टाइम टी। ए डेस बी डेस इज द न्यू वेव फ्रंट, नोट कर दें, ए डेस बी डेस इज द न्यू वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट आफ्टर टाइम टी। समझ गए ना, बिल्कुल ठीक इसी तरह से अगर मान लीजिए आपका ये प्लेन वेव फ्रंट है तो यहां पर भी ऐसे पॉइंट आप चूज कर लें, ठीक। बैकवर्ड को नहीं एक्सेप्ट करते हैं, इन्होंने नहीं किया है, बहुत सारे कंट्राडिक्शन तो थे ही थ्योरी में। ये बैकवर्ड वेव फ्रंट है जो हमने डॉटेड से बनाया है, इसको एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि लाइट हमेशा फॉरवर्ड चलती है, ठीक। यहां पर देखें, फिर इसको सेंटर मानकर, ये प्लेन वेव फ्रंट के लिए है, ये सेंटर मानकर वही आर टी रेडियस लेकर और इसमें स्फेयर ड्रा कर दें। ये जो हमने स्फेयर बनाए हैं इनकी रेडियस आर है जो हमने यहाँ नोट की है, तो इसमें भी एक टेंजेंट ड्रा कर दें, एनवलप, ये एनवलप ड्रा कर दिया, ये हमारा ए बी वेव फ्रंट था ओरिजिनल, और इससे जो बन गया आगे वो ए डेस बी डेस, और बैकवर्ड वेव फ्रंट को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। तो ये प्लेन के लिए है, प्लेन वेव फ्रंट के लिए, और ये काहे के लिए बनाया, ये स्फेरिकल के लिए बनाया हमने। ये हाइगेंस प्रिंसिपल, जो ह्यूजेंस प्रिंसिपल की जो आपने पॉइंट नोट किए हैं स्टार्टिंग में 3, ये उनका एक्सप्लेनेशन है कि उन्होंने बताया कि कैसे वेव फ्रंट आगे प्रोपोगेट होता है और टी टाइम के बाद आप नई पोजीशन वेव फ्रंट की कैसे निकालेंगे, ठीक। अब आप नीचे जरा पॉइंट नोट कर लें एक दो, और इसके ध्यान रखना बैकवर्ड को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, ठीक है, नोट करें। लिखिए, ह्यूजेंस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स। ह्यूजेंस प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ वेव, ट्रांसवर्स, कॉमा, लॉन्गिट्यूडनल, साउंड वेव, मैकेनिकल वेव, ईएम वेव्स, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ वेव, ट्रांसवर्स, कॉमा, लॉन्गिट्यूडनल, कॉमा लगा के लिखें, साउंड वेव। वैसे साउंड वेव मैकेनिकल ही होती हैं, साउंड वेव, मैकेनिकल वेव्स और ईएम वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक, सब पर एप्लीकेबल है ये, ओके। शॉर्ट में लिख दें ईएम वेव, मैकेनिकल वेव्स, लिख दिया, एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ वेव्स लिख दिया, ईएम वेव्स हो गई, मैकेनिकल वेव, साउंड वेव, यानी सभी पर एप्लीकेबल है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, ह्यूजेंस कंसीडर्ड लाइट टू बी, ह्यूजेंस कंसीडर्ड लाइट टू बी अ मैकेनिकल वेव, और मैकेनिकल वेव के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमने आपको बताया उन्होंने एक ईथर अपना एक हाइपोथेटिकल मीडियम वहां पर एज्यूम कर लिया था। तो क्या लिखा, ह्यूजेंस कंसीडर्ड लाइट टू बी मैकेनिकल वेव moving in a hypothetical medium, moving in a hypothetical medium called ether, ETHER। यानी इन्होंने बताया ह्यूजेंस कंसीडर्ड लाइट टू बी मैकेनिकल वेव मूविंग इन ए हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड इथर, मूविंग इन ए हाइपोथेटिकल मीडियम कॉल्ड इथर, ETHER। जहां पर जैसे लाइट आती है सन से यहां तक, ठीक, तो बीच में कोई भी मीडियम नहीं है, तो वहां भी इन्होंने एज्यूम कर लिया कि इथर है हर जगह, ओके। लिखा है टू जस्टिफाई, इसी पॉइंट में लिखना, टू जस्टिफाई हाई स्पीड, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत हाई है और मैकेनिकल वेव की इतनी स्पीड होती नहीं है,
to justify high speed. Ether was supposed to have very high elasticity and low density. To justify high speed, ether was supposed to have very high elasticity and low density. देखिए, ये फार्मूला होता है मैकेनिकल वेव में वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू ई अपॉन रो। यहाँ ई इलास्टिसिटी है और रो डेंसिटी है। तो देखें ध्यान से, ये जो फार्मूला है ई इलास्टिसिटी रो डेंसिटी, अगर स्पीड बहुत ज़्यादा है इसका मतलब इलास्टिसिटी बहुत हाई होनी चाहिए और डेंसिटी लो होनी चाहिए। लेकिन मैकेनिकल वेव में इसमें है उल्टा, कि जो स्पीड होती है मैकेनिकल वेव की वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा है। यानी यहाँ पर कंट्राडिक्शन था। ठीक, तो यहाँ पर लिख दिया आपने, फार्मूला नोट कर दे नीचे, हाई इलास्टिसिटी एंड लो डेंसिटी के बाद फिर लिखा है बट इट वाज कंट्राडिक्शन टू हाई इलास्टिसिटी देन हाई डेंसिटी। अगर इलास्टिसिटी हाई है तो डेंसिटी भी हाई होती है, सॉलिड की डेंसिटी हाई, हाँ, बट इट वाज कंट्राडिक्शन टू हाई इलास्टिसिटी, यानी ई लिख दें, हाई इलास्टिसिटी देन हाई डेंसिटी। आप समझ गए ना, क्योंकि प्रैक्टिकली क्या है कि जिनकी इलास्टिसिटी हाई है उनकी डेंसिटी भी हाई है। उस समय कुछ साइंटिस्ट थे जो किरचॉफ वगैरह हैं, इन लोगों ने क्या किया कि जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो वेव फ्रंट जाता है उसको मैथमेटिकली प्रूव किया कि बैकवर्ड नहीं जाएगा। बहुत थ्योरी डेवलप हुई थी उस समय इससे। ठीक, नेक्स्ट लिखा है ह्यूजेंस एज्यूम्ड लाइट टू बी लॉन्गिट्यूडनल, जबकि आपको मालूम है कि लाइट वेव जो होती हैं वो ट्रांसवर्स होती हैं नेचर में। आपने ईएम वेव्स पढ़ा है चैप्टर, उसमें ट्रांसवर्स वेव हैं। ह्यूजेंस एज्यूम्ड लाइट टू बी लॉन्गिट्यूडनल, लाइट टू बी लॉन्गिट्यूडनल। ठीक, नेक्स्ट 2-3 लाइन और नोट कर दें, लिखे दिस थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस थ्योरी सक्सेसफुली एक्सप्लेन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, कॉमा रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIF, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, लेंस फार्मूला, इनका सबका उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया। लेंस फार्मूला, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, but all attempts to prove the existence of ether, all attempts to prove the existence of ether have failed. इथर को प्रूव नहीं कर सके कि वैक्यूम में होता है। existence of ether have failed and it could not explain polarization and photoelectric effect। ये पार्टिकल नेचर से ही डिस्क्राइब होते हैं, समझ गए ना। क्वांटम थ्योरी इसके लिए डेवलप की गई। इट कुड नॉट एक्सप्लेन पोलराइजेशन एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ओके स्टूडेंट, हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ड्राइव कराएंगे, जो कि आपके बोर्ड में बहुत आते हैं। और ये बात का ध्यान रखना कि जो लाइट है वो कुछ लाइट के फिनोमेना ऐसे हैं जो कि वेव नेचर से डिस्क्राइब होते हैं और कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो पार्टिकल नेचर से डिस्क्राइब होते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट।